18वीं सदी के बारे में हमें अक्सर यही सिखाया गया है कि वो एक अंधकार युग था। हाँ, ग्रेट अनार्की का दौर। बिल्कुल, जहां मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और हर तरफ बस अराजकता थी। और इसी कहानी के हीरो बनकर आए अंग्रेज, जिन्होंने हमें इस केओस से बचाया। लेकिन अगर हम उस समय के दस्तावेजों को देखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, ये अंधकार युग नहीं बल्कि एक संक्रमण काल था। एज ऑफ ट्रांजिशन। मतलब हाँ, दिल्ली में मुगल सल्तनत की पकड़ कमजोर हो रही थी, लेकिन भारत खुद कमजोर नहीं हो रहा था। अच्छा, तो नई शक्तियां उभर रही थी। एकदम, मराठा, सिख, हैदराबाद, अवध, बंगाल जैसी नई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थी। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो भारत उस वक्त यूरोप से कहीं आगे था। दुनिया भर के व्यापारी यहाँ खींचे चले आते थे। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है, ये समझना कि इतना विशाल साम्राज्य, जिसकी नींव बाबर और अकबर जैसे शहंशाहों ने रखी थी, वो ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। और इसकी जड़ें हमें काफी पीछे ले जाती हैं। हाँ, हम इसकी जड़ें वहां से खोदेंगे जहां ये पनपनी शुरू हुई थी, औरंगजेब के दौर में, और देखेंगे कि कैसे घर की लड़ाई ने बाहर वालों के लिए दरवाजा खोल दिया। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। आम तौर पर लगता है कि कहानी औरंगजेब के बाद बिगड़ी, पर हमारे सोर्सेस तो इशारा कर रहे हैं कि नींव उसी के लंबे शासनकाल में ही हिल चुकी थी। बिल्कुल, औरंगजेब का शासनकाल लगभग 50 साल का था। 50 साल? हाँ, और पतन की 3 बड़ी वजह थीं। पहली, साम्राज्य जरूरत से ज्यादा फैल चुका था। मतलब? ये एक ऐसे गुब्बारे की तरह हो गया था जिसमें इतनी हवा भर दी गई हो कि उसे संभालना ही नामुमकिन हो जाए। और दूसरी वजह? दूसरी वजह थी लगातार चलने वाली महंगी लड़ाइयां। दक्कन वाली? हाँ, खासकर दक्कन में मराठों के खिलाफ 20 साल तक जो जंग चली, उसने शाही खजाने और सेना दोनों को खोखला कर दिया। इसे इतिहास में दक्कन का नासूर या डेक्कन अल्सर कहा गया है, एक ऐसा घाव जो कभी भरा ही नहीं। और इतने बड़े साम्राज्य और लगातार लड़ाइयों का असर तो खजाने के साथ साथ लोगों पर भी पड़ रहा होगा। क्या यही वजह बना विद्रोह का? एकदम सही पकड़ा आपने, यही तीसरी वजह थी। औरंगजेब की कुछ कट्टर सामाजिक धार्मिक नीतियों ने जाट, सिख और मराठा जैसे कई समुदायों को नाराज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य के अलग अलग कोनों में लगातार विद्रोह होते रहे, जिससे अंदरूनी शांति पूरी तरह खत्म हो गई। तो औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए, जिन्हें इतिहास में उत्तर मुगल या लेटर मुगल्स कहा जाता है, हाँ, उनमें पहले थे बहादुर शाह प्रथम। वो तो 65 साल की उम्र में बादशाह बने। जी, उन्होंने औरंगजेब की कुछ सख्त नीतियों को पलटने की कोशिश तो की, लेकिन खजाना भरने के बजाय उन्होंने जागीरें और पद इतनी उदारता से बांटे कि आर्थिक संकट और गहरा गया। इसीलिए शायद दरबार में लोग मजाक में उन्हें शाह बेखबर कहने लगे थे। हाँ, मतलब वो बादशाह है जैसे अपनी सल्तनत की कोई खबर ही नहीं। तो यहाँ से मामला और बिगड़ना शुरू हुआ। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। बहादुर शाह की मौत के बाद दरबार में एक नया और बहुत खतरनाक खेल शुरू हुआ। खेल? हाँ, अब तक अमीर यानी नोबल्स सिर्फ किसी राजकुमार का पक्ष लेते थे, लेकिन अब वो खुद सत्ता के असली खिलाड़ी बन गए। उन्होंने राजकुमारों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसे चाहा गद्दी पर बिठाया, जिसे चाहा हटा दिया। बिल्कुल, इन ताकतवर अमीरों को किंग मेकर्स कहा जाने लगा। तो ये मुगल दरबार एक तरह से किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसा हो गया था, जहां अलग अलग गुट अपने पसंदीदा आदमी को सीईओ की कुर्सी पर बिठाने के लिए लड़ रहे थे। सही मिसाल है। मैंने इन गुटों के बारे में पढ़ा है। तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, ये थे कौन? ये मुख्य रूप से विदेशी मूल के अमीरों और हिंदुस्तानी मूल के अमीरों के बीच सत्ता की लड़ाई थी। तुरानी मध्य एशिया से आए तुर्क थे, ईरानी फारस से, और हिंदुस्तानी वो थे जिनका परिवार पीढ़ियों से यहीं था। सब अपना दबदबा चाहते थे। अच्छा। इसी का पहला बड़ा उदाहरण था जुल्फिकार खान, एक ईरानी अमीर। उसने जहांदार शाह नाम के एक अयोग्य राजकुमार को बादशाह बनाया ताकि असली ताकत उसके हाथ में रहे। और उसने कोई नई प्रथा भी शुरू की थी। हाँ, जुल्फिकार ने ही इजारा नाम की एक बहुत खराब प्रथा शुरू की। इजारा? ये क्या था? इसमें टैक्स वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ठेके पर दे दिया जाता था। अच्छा, मतलब एक तरह की नीलामी? बिल्कुल, एक तरह से आज के दौर की आउटसोर्सिंग, जहां कंपनी को बस अपने पैसे से मतलब है। आम लोगों का क्या हाल है, इससे कोई लेना देना नहीं। और इन ठेकेदारों ने तो फिर किसानों पर बहुत जुल्म किए होंगे। जाहिर है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जुल्फिकार खान के बाद आए अब तक के सबसे ताकतवर किंग मेकर्स, सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। हाँ, उन्होंने 1713 में फर्रुखसियर को बादशाह बनाया,
जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद शंकी और कायर था। हाँ, लेकिन सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति जारी रखी। असली मोड़ तब आया जब बादशाह फर्रुखसियर ने एक बड़ी गलती कर दी। क्या गलती? हुआ ये कि एक ब्रिटिश सर्जन विलियम हैमिल्टन ने उसे एक तकलीफदेह बीमारी से ठीक कर दिया। और बादशाह खुश हो गए? बहुत ज्यादा। लेकिन एक मिनट, सिर्फ एक बीमारी ठीक करने के बदले इतना बड़ा इनाम? ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या बादशाह इतना नासमझ था या उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है? शायद दोनों। इनाम के तौर पर उसने 1717 में लापरवाही से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान जारी कर दिया। एक शाही फरमान? इस फरमान ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना कोई कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क दिए व्यापार करने की पूरी छूट दे दी। पूरी छूट? इसका नतीजा तो बहुत बुरा हुआ होगा। क्या बंगाल के नवाबों ने इसे माना? यही तो समस्या की जड़ थी। ये फरमान बंगाल के नवाबों और अंग्रेजी कंपनी के बीच लगातार संघर्ष का स्रोत बन गया। क्योंकि नवाबों को टैक्स का भारी नुकसान हो रहा था। बिल्कुल। और कंपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही थी। आप कह सकती हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने 40 साल बाद प्लासी के युद्ध की आग लगाई। और फर्रुखसियर का अंत भी तो बहुत नाटकीय था। हाँ, जब उसने सैयद बंधुओं के खिलाफ साजिश की तो उन्होंने मराठों की मदद से उसे गद्दी से उतारा, अंधा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अब तक बादशाह को खुदा का साया जैसा माना जाता था और अब उसके ही दरबारियों से मार रहे हैं। ये मुगल इतिहास में पहली बार था जब किसी बादशाह को उसके ही अमीरों ने मार डाला था। ये साफ दिखाता है कि बादशाह का डर और इज्जत दोनों खत्म हो चुकी थी। बादशाह का पद अब सिर्फ एक राजनीतिक कुर्सी बनकर रह गया था। इसके बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह, जिसका राज 1719 से 1748 तक रहा। एक लंबा शासनकाल। हाँ, और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था और गद्दी पर बैठा एक बादशाह जिसका नाम ही रंगीला पड़ गया। हाँ, उसे शराब और औरतों का शौक था, इसलिए उसका नाम रंगीला मशहूर हुआ। वो इस काम के लिए सही आदमी नहीं था। और उसी के दौर में साम्राज्य असल में बिखर गया। बिल्कुल। हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे बड़े और अमीर सूबों के गवर्नरों ने दिल्ली के चंचल दिमाग वाले बादशाह से उम्मीद छोड़ दी। मतलब उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया? सीधे तौर पर नहीं। निजामुल मुल्क, सादत खान और मुर्शिद कुली खान जैसे ताकतवर सूबेदारों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। वो नाम के लिए खुद को मुगल सूबेदार कहते रहे, पर असल में अपने अपने इलाकों के राजा बन बैठे थे। और जब घर इतना बटा हुआ हो तो बाहर वालों की नजर तो पड़ेगी ही। यकीनन। क्या ईरान से नादिर शाह का हमला इसी का नतीजा था? एकदम। नादिर शाह ने भारत की बेहिसाब दौलत के किस्से सुने थे और उसे ये भी पता था कि दिल्ली की सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी है। तो उसने 1739 में हमला कर दिया। करनाल की लड़ाई में मुगल सेना की बुरी तरह हार हुई। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में जो कत्लेआम मचाया वो इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक है। और वो लूट, कोहिनूर हीरे और मयूर सिंहासन की कहानी तो सबने सुनी है। हाँ, वो मुगल खजाने की दो सबसे बेशकीमती चीजें अपने साथ ले गया। कहते हैं कुल लूट लगभग 70 करोड़ रुपए की थी। 70 करोड़? ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उसने वापस जाकर अपने देश ईरान को अगले 3 साल के लिए हर तरह के टैक्स से मुआफ कर दिया। नादिर शाह के हमले ने तो साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया होगा। बिल्कुल। इसके बाद तो जैसे हमलों की झड़ी लग गई। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच 7 बार हमला किया। और दरबार में अराजकता और बढ़ गई होगी। इतनी बढ़ गई कि अब वजीर यानी प्रधानमंत्री खुलेआम बादशाहों को अंधा कर रहे थे और मार रहे थे। और इसी केओटिक माहौल में जब दिल्ली में कोई किसी का नहीं था, बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसने भारत में अंग्रेजों के राज की नींव रख दी। इसी दौर में एक और बादशाह आया, शाह आलम द्वितीय। उसकी कहानी तो और भी दुखद है। उसे भगोड़ा सम्राट कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतना कमजोर और डरा हुआ था कि गद्दी पर बैठने के बाद 12 साल तक अपनी ही राजधानी दिल्ली में घुसने की हिम्मत नहीं कर सका। 12 साल तक? हाँ, फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई में वो अंग्रेजों से हार गया। इसके बाद 1765 में उसे इलाहाबाद की संधि पर दस्तखत करने पड़े। ये एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, इस संधि के तहत बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार यानी दीवानी
अंग्रेजों को सौंप दिया। मतलब भारत के सम्राट ने भारत के सबसे अमीर सूबों का पैसा इकट्ठा करने का काम एक विदेशी कंपनी को दे दिया। हाँ, और बदले में वो खुद एक ब्रिटिश पेंशनर बन गया। पेंशनर? अंग्रेज उसे सालाना पेंशन देते थे और वो इलाहाबाद में एक कैदी की तरह रहता था। उसकी ताकत इतनी घट गई थी कि उस पर एक कहावत मशहूर हो गई, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। दिल्ली से पालम तक बाबर और अकबर का साम्राज्य। हाँ। और कहाँ ये, इससे ज्यादा पतन का सबूत और क्या हो सकता है? इसके बाद तो बस नाम के बादशाह बचे, अकबर शाह द्वितीय, जिन्हें सिर्फ इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और फिर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। एक बेहतरीन शायर पर एक मजबूर बादशाह। बिल्कुल। 1857 के महान विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। हाँ, हालांकि वो खुद इसके लिए तैयार नहीं थे। और जब अंग्रेजों ने विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया तो उन्होंने जफर को गिरफ्तार करके रंगून यानी बर्मा निर्वासित कर दिया। वहीं 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हुई। और साम्राज्य का अंत कब हुआ? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ 300 साल से ज्यादा पुराने मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो मतलब पॉइंट ये है कि मुगल साम्राज्य का पतन कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी, जिसकी वजह कोई बाहरी हमलावर नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियां थीं। कमजोर बादशाह, हद से ज्यादा ताकतवर और स्वार्थी अमीर, और खाली होता हुआ खजाना। सही कहा। साम्राज्य अपने ही बोझ तले नहीं गिरा, वो अंदर से इतना खोखला हो गया था कि उसने बाहरी ताकतों को दावत दे दी। बिल्कुल, ये एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन था जिसे भरने के लिए कोई न कोई तो आता ही। पहले नादिर शाह और अब्दाली जैसे हमलावर आए, और आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस खालीपन को पूरी तरह भर दिया। और ये आज के श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। ये सारे स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे अंदरूनी कलह ने बाहरी ताकतों का रास्ता आसान किया। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर निजामुल मुल्क या सैयद बंधो जैसे शक्तिशाली और काबिल लोगों ने अपनी अपनी जागीरें बनाने के बजाय साम्राज्य को एकजुट रखने पर ध्यान दिया होता, तो क्या भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की कहानी कुछ और हो सकती थी?